अभी आपकी ही स्क्रीन आ रही होगी। अब हो गई मैम। आ गई अभी? चलिए, तो आज लास्ट हमने योग की जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसको बहुत शॉर्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो योग के अकॉर्डिंग है वो 26 तत्व होते हैं, जिसमें प्रकृति और पुरुष 2 तत्व होते हैं जिनसे पूरा का पूरा प्रकृति का विकास होता है, ठीक है। अब इस पुरुष और प्रकृति, ये सभी ने सुना होगा, इसको हम परमात्मा और जीवात्मा भी कह सकते हैं, ये भी इसी के नाम है, ठीक है। जैसे जैन धर्म में हम इसको परमात्मा और जीवात्मा कहते हैं, है ना। ऐसे किसी और में हो सकता है कुछ और नाम है, लेकिन फाइनली एक रिजल्ट ये है कि एक ईश्वर है और एक हमारी आत्मा है, ठीक है। ये 2 चीजें हैं जिन्हें हम हर उसमें जहाँ भी द्वैत का सिद्धांत होता है वहां पर हम इन 2 चीजों को लेके मैम आपने ईश्वर और दूसरा क्या बोला? हम खुद आत्मा, जीवात्मा, हमारी जो आत्मा होती ना। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर हम पुरुष के रूप में लेते हैं तो वो समिष्टि हो गई, मतलब उसमें सारा कुछ शामिल है, जितना भी ब्रह्मांड है और सारी चीजें शामिल है। लेकिन अगर प्रकृति के रूप में होते हैं तो वो व्यष्टि हो गई, मतलब पर्सनल हो गई। ये क्लियर हो गया सभी को? क्योंकि आज हम इसके साइंस पे जा रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे तभी आप उसके साइंस को क्लियर कर पाएंगे। तो फाइनली एक ये है कि एक चेतना है व्यक्ति की, जो व्यक्तिगत चेतना है या व्यष्टि है, और एक चेतना है परम चेतना, जिसको हम पुरुष, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा कुछ भी कह सकते हैं, और ये सुपर कॉन्शियसनेस है। और ये जो सुपर कॉन्शियसनेस है ये क्या है, समिष्टि है, मतलब हर जगह फैली हुई है। क्लियर हुआ? अब आप लोगों ने जब भी हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई मोटिवेटर कोई रहता है या कोई ऐसा व्यक्ति रहता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है, या कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि अपने फ्यूचर को कैसे बदलें ये बताता है, उसमें वो एक चीज जरूर बोलता है कि जिस चीज को आप जैसा देखते हो वैसा ही वो आपकी लाइफ में आता जाता है। हम सब करके बताएं कितने लोगों ने ये शब्द सुने कि आपके जो देखने का दृष्टिकोण होता है, यदि आप बार 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 सोच रहे हो कि मेरे अंदर बीमारी है, तो बॉडी किसको जनरेट करेगी, बीमारी को। यदि हम सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो एकदम हेल्दी हूँ, तो वो बीमारी होगी भी तो उसको रिकवर कर देगी। अब ये जो हम पुराण और इसमें बरसों से पढ़ते चले आ रहे थे, हर पुराण में ये निकलता है, ठीक है। इसको आज क्वांटम साइंस ने प्रूफ कर दिया। तो क्वांटम साइंस का एक एक्सपेरिमेंट है जिसको डुअल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये सभी ने नाम सुना है क्या इसका, डुअल स्लिट? नहीं। इसमें क्या है, एक पर्दा है, उसके आगे एक बोर्ड है या एक और प्लेट है जिसमें 2 होल्स हैं। ये दिख रहा है आपको, 2 होल्स, 1 2, ठीक है। इसके आगे जब कोई इलेक्ट्रॉन की बीम गन से हम डालते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पहले सबसे छोटा मॉलिक्यूल किसको माना जाता था, अणु को या एटम को सॉरी मॉलिक्यूल को। फिर और खोज हुई और उससे छोटा अणु किसको माना, परमाणु को, एटम जिसे हम कहते हैं। फिर और साइंस ने रिसर्च किया तो उसने बोला नहीं ये भी कई चीजों में डिवाइड रहता है, तो वहां पर क्या माने कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसका सर्किल कैसा होता है कि एक गोल सर्किल में रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसा हमारा ब्रह्मांड है। तो बीचों बीच जहाँ सूर्य है वहां पे क्या है,
उस एटम का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके ओर जैसे सूरज के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑर्बिट है और उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट पर गन से फायर किया, तो ये दोनों स्प्लिट से बाहर होते हुए, और इन्होंने ये इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। दिख रहा है, पर्टिकुलर ऐसे रॉड शेप में या रेक्टेंगल शेप में इन्होंने कॉलम्स बनाए। इतना क्लियर हुआ। अब इसी एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जब ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया, और ये दोनों जो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक ऑब्जर्वर रख दिया, एक कैमरा लगा दिया, और वो ही ऑब्जर्वर क्या है, दृष्टा। वो कैमरा क्या कर रहा है, इनको देख रहा है, ये जो यहाँ से रेज आ रही है इनको देख रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगाया, तो उसमें क्या चेंजेस हो गए कि ये जो वेव्स बन रही थी, ये पार्टिकल में कन्वर्ट हो गई। क्लियर हुआ कि एक कोई इलेक्ट्रॉन की बीम गन से इलेक्ट्रॉन को फायर किए, वो डबल स्लिट वाले एक पर्दे से गुजरे, और अगर उस पर्दे के बाद उनको कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पार्टिकल में। और वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ सर देख रहा है, उसके देखने से, हमारे देखने से कौन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटॉन। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन पर फोटॉन जा रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। और अगर उस ऑब्जर्वर को हटा दिया जाता है, तो वो कैसे होते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब जितनी भी हमारे आसपास चीजें हैं, मतलब इसको हम इन शॉर्ट देखें तो क्या हो गया कि जब यदि कोई ऑब्जर्वर उन्हें नहीं देख रहा है, तो ये क्या है, वेव है, और जब कोई ऑब्जर्वर उन्हें देख रहा है, तो ये पार्टिकल है ना। ये मैं थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे आपको बता रही हूँ, ये चीज क्लियर हुई आपको। अब जितनी भी हमारे पास आसपास में चीजें हैं, मान लीजिए एक एप्पल मेरे सामने रखा हुआ है, तो वो जो एप्पल का पूरा एक आकार होगा, शेप होगा, कलर होगा, वो क्यों है, क्योंकि जितनी भी लाइफ और नॉन लाइफ, मतलब जीवित और अजीवित जितनी भी चीजें हैं, वो सब फाइनली किससे बनी है, एनर्जी से। हर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। कोई भी ऐसा नहीं, चाहे वो जीवित हो, यदि मेरे सामने कोई टेबल है, तो वो भी उसका लास्ट मूवमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब जैसे वो एप्पल है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और जब मैं उस एप्पल को देख रही हूँ, तो मेरे फोटोन उसमें जा रहे हैं, और नतीजा क्या हो रहा है कि वो पर्टिकुलर शेप दिख रहा है। अब यदि मैं अपनी दृष्टि को इतनी सहज बना दूं, एक दृष्टा की जैसी, कि मेरे देखने से वो जो फोटोन की बमबारी हो रही है वो रुक जाए, फोटोन रोज जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल सहज दृष्टा, तो उस एप्पल को मैं जिस फॉर्म में देखना चाहूं, उस फॉर्म में वो दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको बताने का सिर्फ मतलब ये है कि आप इस चीज को समझ सकें कि व्यक्ति की दृष्टि और व्यक्ति के विचार कितना अधिक उसको इफेक्ट करते हैं। राइट, तो क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई भी चीज है मान लो एक बिल्डिंग है, या आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं, चूंकि आप उसको एज अ ऑब्जर्वर वो देख रहे हैं, इसलिए वो वहां है। यदि आप एज अ ऑब्जर्वर उसको उस फॉर्म में नहीं देखेंगे, तो वहां खाली है, कुछ भी नहीं। क्लियर है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं, कल हमने पंचकोश और इसकी सारी बात की थी,
तो अब हम इस पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि तन मात्राएं होती हैं, ठीक है। जो पंच महाभूत, देखो पंच महाभूत और पंच तत्व एक ही चीज के लिए टर्मिनोलॉजी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और इनका सूक्ष्म रूप क्या है? तन मात्रा। तो तन मात्राएं हमने क्या देखी, वो भी चूंकि पंच महाभूत है तो तन मात्राएं भी 5 होंगी, हर का अपना एक गुण होगा। तो वो कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो यहाँ पर जो तन्मात्रा है वो संस्कृत से लिया गया है, और इसका मतलब होता है कि किसी चीज की सूक्ष्मता, या कोई स्थूल तत्व है तो उसका सूक्ष्म भाग जो है वो तन्मात्रा से लिया। तो ये भी 5 है। तो जो 5 है तो शब्द है, तो शब्द की क्या रहेगी? साउंड के प्रति संवेदनशीलता रहेगी। स्पर्श की क्या रहेगी? कि हम उसको टच फील कर सकते हैं। रूप का क्या रहेगा? कि उसका हम शेप, उसका कलर देख सकते हैं। रस का क्या रहेगा? कि उसमें तरलता रहेगी, वो बह सकता है। और गंध में क्या रहेगा? कि उसमें एक स्मेल रहेगी जिसे हम सूंघ सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 तन्मात्राएं होती हैं। ये आपको हमने कल बता दिया था लास्ट क्लास में कि ये किस तरह से बनती हैं। ये चार्ट भी आपका क्लियर कर दिया था। अब हम आते हैं त्रिशरीर। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? त्रिशरीर। तो 3 शरीर कौन कौन से हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो इसमें सबसे पहले हम क्या क्या कहते हैं? ग्रॉस बॉडी, सब्टल बॉडी और कॉजल बॉडी। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। अब इसमें जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, तो वो जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है, तो बहुत सारे उपनिषदों में इसका डेवलपमेंट ये 3 शरीरों के इससे समझाया गया है कि 3 शरीरों के इससे कैसे होता है। तो सबसे पहले जो मानव चेतना होती है, उसके अगर हम स्थूल शरीर पर जाते हैं, तो एक तो उसका एनाटॉमी होगी कि उसकी देह का क्या रचना है, किस तरह से, कहाँ पर कौन से ऑर्गन है। और एक उसका क्रियात्मक तंत्र होगा, मतलब उसकी फिजियोलॉजी होगी। और एक उसका मानस क्षेत्र होगा कि उसके अंतःकरण में कब कैसे भाव आते हैं। तो ये जो तीनों सत्ताएं हैं, इन्हीं को नाम दिया है स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ठीक है। अब अगर इस तरह से हम देखें तो ये तीनों शरीर एक के अंदर एक हैं, और ये स्थूल, सूक्ष्म, कारण है। इन्हें यदि हम कोश से कोरिलेट करें, क्योंकि पंच कोश भी आपको पढ़ने हैं, तो यदि हम कोश से कोरिलेट करें तो जो स्थूल शरीर है वो अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर है वो बीच के तीनों जो कोश हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तीनों कोश कहाँ पर है? सूक्ष्म शरीर में। और जो आनंदमय कोश है वो कारण शरीर। इसका आप पिक ले लें एक, या नोट डाउन कर लें, जो भी आपको सुविधा। तो अब हम सबसे पहले आते हैं ग्रॉस बॉडी पे। ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर। मतलब क्या है? इसको हम टच कर सकते हैं, और इसका मटेरियल क्या होगा? ये पंच तत्वों से मिलके बनता है, या पंच महाभूत से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? सिर, हाथ, पैर, सेंट्रल बॉडी, ये सारे इसके कंपोनेंट्स होंगे। इसका फंक्शन क्या होगा? कि ये जो स्थूल बॉडी है ये पृथ्वी पर एक टेम्परेरी रेसिडेंस में आती है, मतलब हमेशा इस पृथ्वी पर नहीं रहती है, कुछ पर्टिकुलर समय के लिए इस पृथ्वी पर आती है, और उसके बाद यहाँ से ट्रांजेक्ट हो जाती है, जिसको हम जन्म और मरण कहते हैं। तो ये जो स्थूल बॉडी है, इसके साथ जन्म और मरण का चक्र जो है वो लगातार चलता रहता है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा कि ये जन्म मरण के चक्र में अपने सब्जेक्ट को चेंज करती रहती है। ये इसके पास लिमिटेड नेचुरल लाइफ होती है, और ये सबको दिखाई देती है ना, कि कोई भी किसी भी स्थूल बॉडी को देख सकता है। अब जो स्थूल शरीर है, तो इसका निर्माण कैसे होता है? स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से पहले इसका कंस्ट्रक्शन होता है, और उसके बाद इसकी ग्रोथ किससे होती है? अनाज से, या जो धरती से उपज होती है
पृथ्वी से, मिट्टी से जो चीजें उपज होती हैं उनसे इसकी ग्रोथ होती है, पोषण होता है। और इसमें कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, त्वचा, ब्लड कैपिलरीज और जितनी भी चीजें हमको दिखाई देती हैं वो सारी चीजें स्थूल शरीर के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जितने भी अभी के एलोपैथी ट्रीटमेंट हैं वो किस पर फोकस है? इस स्थूल शरीर पर, कि वो इस स्थूल शरीर को देखते हैं, उनकी त्वचा, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज, जितने भी उनके सिस्टम्स हैं उन पर काम करते हैं। और कहीं भी किसी भी सिस्टम में यदि कोई बदलाव है या किसी तरह के कोई सिम्टम है तो उनको फाइंड आउट करके और इस स्थूल शरीर का ही ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जितनी भी एलोपैथी है वो किस पर बेस्ड है? स्थूल शरीर पर। वहीं जब हम योग की बात करते हैं तो ये स्थूल शरीर पर तो काम करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये सूक्ष्म शरीर पर भी काम करता है। तो जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने क्या बोला कि ये सप्त धातुओं से निर्मित है, इसमें सारे ऑर्गन्स आते हैं और इसका जो पंच महाभूत जिससे ये बनती है तो वो किस तत्व से शुरू होती है? आकाश से। सबसे पहले आकाश तत्व बनता है। आकाश तत्व, मान लीजिए पूरा आकाश तत्व बना तो उसका आधा भाग आकाश ही रहेगा, आधा भाग वायु में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वायु का आधा भाग जो है वो अग्नि में कन्वर्ट होगा, अग्नि का आधा भाग जो है वो पृथ्वी में जल में कन्वर्ट होगा और जल का आधा भाग पृथ्वी में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से ये जो पंच तत्व होते हैं इनका ये रेशो होता है। क्योंकि आप लोगों ने आयुर्वेद वगैरह में अक्सर एक टर्म बार बार सुना होगा कि यदि ये पंच तत्व बैलेंस नहीं होते हैं तो शरीर बीमार हो जाता है। कोई भी पंच तत्व जैसे अधिक हुआ या कम हुआ तो वो शरीर किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इन पंच तत्वों का रेशो क्या होता है यहाँ पर ये बताया गया। अब वेदों के हिसाब से क्या बोला गया है कि भूमि, अंतरिक्ष, भूलोक इसी शरीर में है और साथ ही अग्नि, चंद्र, सूर्य और वायु भी रहते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो एक ह्यूमन बॉडी होती है वो पूरे एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आप देखें पूरी धरती पर लगभग 70% पानी है, तो ह्यूमन बॉडी में भी लगभग 70% पानी है ना। और इस तरह से यदि ये देखें कि ये जो पूरी ह्यूमन बॉडी है ये पूरी तरह से जो यूनिवर्स है उसको ही रिप्रेजेंट करती है। और इसीलिए ऐसा बोला गया है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब ह्यूमन बॉडी में। अब इसमें जो तीन शरीर है उनको हम शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक ड्रेस ली, ये ड्रेस तो हो गई स्थूल शरीर। अब ये ड्रेस जिन धागों से मिलके बनी है ये क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर। अब ये धागा जिस कॉटन से बना है वो क्या हो गया? कारण शरीर। तो ये इस एग्जाम्पल से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर क्या। अब यदि आपको इस स्थूल शरीर का ट्रीटमेंट करना है तो उसका तो करना ही है, लेकिन आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा? स्थूल और कारण शरीर तक। तब आप किसी भी बीमारी को पूरी तरह से उस शरीर से बाहर कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को याद रखें तो आपको तीनों शरीर के बारे में बहुत इजीली याद होगा। अब हम आते हैं सबटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर का क्या होगा कि जो पंच महाभूत हैं इसके जो सूक्ष्म तत्व हैं पंच तन्मात्राएं, और जो पंच तत्वों के भी स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप होते हैं। तो इसके जो सूक्ष्म रूप है उससे सूक्ष्म शरीर बनता है। अब इसमें क्या क्या रहते हैं? सेंस ऑर्गन रहते हैं, मतलब ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, पंच प्राण रहते हैं। उसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये सारी चीजों से मिलके जो है सूक्ष्म शरीर बनता है। और इसका फंक्शन क्या रहता है कि ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये कितने हो गए देखिए, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 प्राण, 15, और 4 ये हो गए माइंड, इंटेलिजेंस, मेमोरी और ईगो, ये 19 हो गए। तो ये जो 19 एलिमेंट है ये आपके साथ आपके जाते हैं।
तो उसको इससे ट्रांजिट करना दूसरे शरीर तक, जब किसी भी ह्यूमन बॉडी की डेथ होती है तो ये पूरे जो 19 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये उसके साथ नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं। और ये कैसे शो करता है, आप देखिए कि कई बार कोई बच्चा जिसने शायद म्यूजिक की कभी कोई क्लास भी नहीं अटेंड की और वो बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करता है बिना सीखे, तो ऐसी जो क्वालिटीज होती हैं वो साथ में जाती हैं। और इसीलिए जो पुराणों में और सारी चीजों में कहा गया है कि सबसे प्रीशियस चीज ज्ञान होती है, क्योंकि ये जो ज्ञान होता है इसको ये आपके साथ ट्रांसफर होता है अगले भाव में। इसको हम सहज भाषा में समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा कहीं पर 5th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो जब उसके फादर का कहीं ट्रांसफर हो जाता है, उसके पास 5th क्लास की अपनी मार्कशीट है, तो वो जहां भी जिस सिटी में भी जाएगा तो वहां पे नए स्कूल में एडमिशन लेगा तो किस क्लास से लेगा, 6 में, क्योंकि उसके पास 5th तक का नॉलेज है, राइट। यही चीज सूक्ष्म शरीर में काम करती है कि आपके पास जितना ज्ञान है उसके साथ ही आप अगले भाव में जाते हैं। और इसीलिए आप देखिए जो जैन दर्शन में निकलता है कि जो मोक्षगामी तीर्थंकर होते हैं वो उनकी कई भव की यात्रा रहती है। कोई भी तीर्थंकर ऐसे नहीं होंगे कि जो एक ही भाव में मोक्ष मिल गए, किसी के 10 भाव, किसी के 5 भाव, सबके डिफरेंट है, बट कई भवों की यात्रा रहती है और हर बार वो उससे ऊपर बढ़ते जाते हैं और जो उनका लास्ट होता है वो उसमें मोक्षगामी है। तो ये जो ट्रांजिट होने का काम होता है ये क्या करता है, सूक्ष्म शरीर। और फिर इसका नेचर क्या होगा कि ये चेंज होगा क्योंकि ये डेथ के बाद साथ में जाता है, और जो भविष्य की लाइफ होगी उसमें ये कंटिन्यू रहेगा, और ये अपने आप का मेरे होने का एक प्रमाण होता है कि वो उसके साथ ही आगे बढ़ता रहता है। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि नॉलेज जितना अधिक हो उतना आपको इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट भाव में आपके साथ सिर्फ आपका नॉलेज जा रहा है। और हमारी सबकी हैबिट क्या होती है कि हम एक, हो सकता है कोई एक ड्रेस हम 5,000 6,000 की इजीली खरीद लेंगे, और जो शायद हम 3 बार या 4 बार, 4 बार से ज्यादा तो कोई भी नहीं पहनेगा, है ना। लेकिन यदि कहीं पर मान लो 2,000 या 1,000 या 500 रुपए भी पे करके नॉलेज लेना हो तो हम आगे पीछे, जबकि आपके साथ जाने वाली चीज क्या है, सिर्फ नॉलेज। तो इसको आप जितना अधिक स्टोर करेंगे, सी अभी आप देखेंगे कि आपने जब भी योग ज्वाइन किया, ये भी नॉलेज है ना। तो इसके अगर आप बैक में जाएंगे तब की आपकी चेतना का स्तर और आज की चेतना का स्तर आप खुद अंतर पाएंगे दोनों में। तो वो कहाँ से आया, यदि आप ये नॉलेज नहीं लेते तो क्या वो पॉसिबल था, नहीं था। चूंकि आपने वो नॉलेज लिया है तो इसलिए आपकी चेतना का स्तर जो है ऊपर हो गया है, और चेतना का स्तर ही ऊपर उठते उठते इतना उठता है कि वो परम चेतना में विलीन हो जाता है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो हमेशा नॉलेज हमें ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करना चाहिए। अब जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर के नीचे रहता है और पूरे स्थूल शरीर में रहता है, और इसको 17 तत्वों से निर्मित ये कहा गया है, कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्री, पंच प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार। यहाँ पर मन बुद्धि लिया, बुद्धि के अंदर ही कई जगह मन के अंदर चित्त को ले लेते हैं और बुद्धि के अंदर अहंकार को ले लेते हैं। तो ये 17 और 19 ऐसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग इसकी व्याख्या मिलती है। अब जो सूक्ष्म शरीर है ये हमेशा एक लिंक होता है स्थूल शरीर के और जो आप चेतना के बीच में, हम ऐसा कहते हैं। तो जब भी डेथ होती है और ये जो स्थूल शरीर है ये पूरी तरह से नीचे गिर जाता है या डेड हो जाता है, तब उस शरीर की संवेदनाएं, उस शरीर का ज्ञान, वो सब लेके जो सूक्ष्म वाइब्रेशंस होते हैं उनको, जिनको हम सूक्ष्म शरीर में बोलते हैं, उनके साथ ये शरीर फिर से ये जो सूक्ष्म शरीर है
ये फिर से किसी नए शरीर में, नए शरीर को जन्मता है और फिर से अपनी यात्रा को उसके आगे शुरू कर देता है। ये वही चीज है जो हमने अभी बताई थी। और ऐसा माना जाता है व्यक्ति के मरने के बाद भी अस्तित्व में रहता है। मृत्यु के बाद भी ये जो सूक्ष्म शरीर होता है, ये एक तो नष्ट नहीं हो सकता, ये कहीं भी सेकंड में जा सकता है। और इसे तेजस शरीर या औरा भी कहा जाता है। ये दोनों वर्ड सूक्ष्म शरीर के लिए यूज होते हैं। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये साइंटिफिकली क्या है? तो जितने भी न्यूक्लिकल प्रोटीन्स होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्साइड, इन सब एलिमेंट से मिलके, इन सब का कंपोनेंट्स आपस में मिलके और ये प्रोटीन्स को बनाते हैं। अमोनिया, शुगर और एसिड, ये सारे बेस एसिड, ये सारे चीजें मिलके कंपाउंड बनाते हैं जिसमें न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन बनते हैं। और इनको ही सूक्ष्म शरीर के रूप में कहा जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर एसिड होता है वो डीएनए के रूप में मृत्यु के बाद भी बना रहता है, क्योंकि जो डीएनए है वो इसी से लेके बने हैं। अब डीएनए के इसमें भी पहले एक ये कहते थे कि जो भी जेनेटिक बीमारियां होती हैं वो डीएनए में कोडेड आती है। डीएनए मतलब क्या? सेल है, ह्यूमन सेल है, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ये जो आपको एक ऐसा स्पाइरल मूव होते दिख रहा है स्क्रीन पर, सीढ़ी के जैसे, ये डीएनए होता है। और इसमें पूरी इंफॉर्मेशन, उस व्यक्ति का पूरा डाटा, पास, फ्यूचर, प्रेजेंट, सबका डाटा जो है इसमें स्टोर रहता है। और ये ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। और बहुत सारी चीजों को, जैसे हम बोलते हैं कि बच्चों का जो रंग रूप है वो माँ बाप या उनकी फैमिली के किसी के जैसा रहता है, या उसकी हॉबी या उसकी हैबिट्स, तो वो सारा जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? डीएनए। तो ये डीएनए सूक्ष्म शरीर के कारक माने गए हैं। ये कुछ प्रूफ हैं जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन पर बहुत काम किया है, और उन्होंने सूक्ष्म शरीर को कैसे डीएनए से जोड़ा है वो बताते हैं। अब इसको जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सत्संग, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो सूक्ष्म शरीर को परिमार्जित करती जाती हैं और धीरे धीरे उसकी चेतना को उच्च बनाती है। तो जो हम जैसे मंदिर जाते हैं, वहाँ कोई शास्त्र पढ़ते हैं या पूजा करते हैं, या किसी तरह का कोई पुराण हम सुनते हैं या किसी के उपदेश सुनते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालती हैं। अब लास्ट हम आते हैं कॉजल बॉडी, मतलब कारण शरीर। कारण शरीर का मटेरियल क्या होगा? ये कॉजल मैटर से बना होता है, अविद्या से। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो कॉजल कारण शरीर है वो है तो प्योर कॉन्शियसनेस, आत्मा का स्थान है। लेकिन होता क्या है कि उस पे अविद्या का एक आवरण चढ़ जाता है, जिसके कारण वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है। और उसको आप बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, मान लो आपके घर में एक टेबल है और उसको आप एक बड़े कवर से ढक देते हैं, तो वो टेबल आपको दिखाई देनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी और आपको सिर्फ वो कवर दिखेगा। तो आप ऐसा मान के चलिए कि जो टेबल है वो विद्या है और उसके ऊपर वो जो कवर है वो अविद्या का कवर है। तो जब आत्मा के ऊपर अविद्या का कवर चढ़ता है तो वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है, और मूल स्वरूप को भूलने के कारण ही वो जितने भी सांसारिक प्रपंच हम जिनको बोलते हैं उनमें लिप्त हो जाती है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? इसमें जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होता है वो बीज रूप में रहता है, क्योंकि आफ्टर डेथ ये कारण शरीर भी सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। और ये एक स्टोर हाउस की तरह है कि जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर का जो सूक्ष्म रूप होता है, दोनों को एक जगह से दूसरी जगह, एक बर्थ से दूसरे बर्थ तक ये उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है,
तो ये इस तरह से अगर हम देखें कि जो कारण शरीर है उसमें मुख्यतः क्या क्या रहती हैं, आस्थाएं, मान्यताएं, आकांक्षा, और जितने भी भाव और संवेदनाएं होती हैं, आपके फीलिंग, इमोशंस, वो सारी इसमें होती हैं। अब देखिए इससे आप कैसे इसको साइंस से जोड़ रहे हैं। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के इमोशन और संवेदनाएं लगातार नेगेटिव है, बुरी है, तो उसमें क्या होगा, अविद्या बढ़ेगी। अविद्या बढ़ेगी तो उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो सोचने का दृष्टिकोण है वो भी दूषित होगा। और जब वो दूषित होगा तो चूंकि इसी में बीज होते हैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर के, तो उस बीज को भी दूषित करेंगे। यदि सपोज एक गमले में आपने दो कोई सीड डाले और गमले के ऊपर से आप कोई भी ऐसा केमिकल डाल दे रहे हैं जो कि पॉइजनस है, तो क्या होगा, वो बीज पे असर होगा कि नहीं होगा। या मान लीजिए वो बीज ग्रो हो गए, बढ़ गए, उसके बाद आपने केमिकल डाला, तो भी क्या होगा, वो प्लांट या तो धीरे धीरे मुरझा जाएगा, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, या डिपेंड करता है कि किस तरह का आप पॉइजन है, वो इफेक्ट उसके प्लांट पर भी दिखेंगे। तो यहाँ पर भी यही है कि जब तक मानव चेतना की शुद्ध अवस्था नहीं रहती है, तो शुद्ध अवस्था न रहने के कारण वो तरह तरह के प्रपंचों में लिप्त होता है, और कारण शरीर के ऊपर एक अविद्या का आवरण जितना मोटा होगा उतना अधिक उसके पूरे शरीर में, क्योंकि कारण शरीर जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त होता है, तो क्या होगा कि जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर का विकास है, उसकी सामर्थ्य है, वो दोनों भी प्रभावित होंगे। तो अब अगर इस फॉर्म में हम देखें तो कोई भी चीज का बेस कहाँ हमको मिल रहा है, कारण शरीर। अब कारण शरीर से जैसे भी कोई भी नेगेटिव एक बीज आपके कारण शरीर में पड़ा हुआ है, अब जैसे इसको फेवरेबल अच्छा पानी, मिट्टी मिला तो वो धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में आएगा। सूक्ष्म शरीर क्या काम कर रहा है, एनर्जी लेवल पे, और आपकी बॉडी किससे चल रही है, एनर्जी से। यदि मान लीजिए 2 सेकंड के लिए भी एनर्जी नहीं मिले तो आपकी पूरी बॉडी इफेक्टेड हो जाएगी। तो सूक्ष्म शरीर की एनर्जी का लेवल जब खराब होगा तो वो इफेक्ट किस पे आएगा, स्थूल शरीर पर। और जब स्थूल शरीर पर जो भी सिम्टम्स आएंगे, कोई ना कोई सिम्टम के रूप में इफेक्ट आएगा, तब आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, टेस्ट कराओगे, और वो सिम्टम्स पर डायग्नोसिस करके, और वो डॉक्टर एक डिक्लेयर करेगा कि आपको ये बीमारी है, फिर आप ट्रीटमेंट लोगे। तो आपने ट्रीटमेंट लिया तो वो ट्रीटमेंट क्या करेगा कि जो स्थूल बॉडी है उसके सिम्टम्स को खत्म कर देगा, तो हमको लगेगा कि हम ठीक हो गए, लेकिन स्वस्थ नहीं हुए, क्योंकि फिर दूसरी बार जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फिर वही चीज, वही साइकिल होगा। तो अगर इस चक्र को, इस साइकिल को रोकना है तो सबसे बेस्ट होता है कि हम कारण शरीर तक जाके और उसे ट्रीट करें। अब ये पता कैसे चलेगा कि किसी के थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि आजकल तो सब एक फेस लगा के ही घूमते हैं, तो ये पता करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसका सीधा सा होता है कि आप बातचीत करिए, और बातचीत करते करते धीरे धीरे आप खुद उसको एनालिसिस कर लेंगे कि सामने वाले का सोचने की वे ऑफ थिंकिंग क्या है, क्योंकि जिसकी जो वे ऑफ थिंकिंग होगी वो वही रिप्लाई आपको देगा, है ना। तो ये 3 कैटेगरी में मिलती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले था कि आधा ग्लास पानी से भर के रख देते हैं, तो एक कैटेगरी वो होती कि जो बोलती नहीं भाई आधा खाली है, हम उनको ले लेते हैं वो टोटल नेगेटिव है। एक बोलते कि नहीं आधा भरा है, हम उसको ले लेते हैं वो पॉजिटिव है। लेकिन अभी प्रेजेंट में अब साइंस क्या बोलता है कि जो व्यक्ति बोले नहीं पूरा भरा है, आधा पानी से आधा हवा से, वो पॉजिटिव। जिसने बोला आधा भरा है तो वो एक ब्रिज पे खड़ा है कि वहां से उसको जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है वो ऊपर या नीचे, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइड जा सकता है। तो धीरे धीरे जब आप बार बार किसी के थॉट को ध्यान से सुनेंगे कि वो कैसे रिप्लाई दे रहा है, क्या रिएक्शन कर रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है, तो आप धीरे धीरे ये सीख जाएंगे कि वो किस तरह का व्यक्ति है। क्योंकि अगर आप बात करके पूछेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये नेगेटिव लोग हैं कहाँ,
मेरे तो आसपास सब हैं, जितने हैं सब पॉजिटिव हैं। सभी बोलते कि नहीं हम तो नेगेटिव सोचते ही नहीं है। या मान लीजिए कोई गलत काम होता है, किसी की किसी से लड़ाई होती है, तो आप देखिए कि आपको ये लगता है कि नहीं मेरे पक्ष वाला तो सही है, सामने वाला गलत है। तो मतलब फाइनली आपको ये सोचना पड़ता है कि ये बुरे व्यक्ति हैं कहाँ जो लोग बोलते हैं। तो हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं अंदर वो बुराई छुपी रहती, क्योंकि हम अभी इतनी हमारी जो कॉन्शियसनेस इतनी हायर नहीं हुई कि हम ये सोचे कि नहीं हम में तो नेगेटिविटी है ही नहीं, बुराई है ही नहीं। कहीं ना कहीं वो है, उसको ढूंढ के और उसको स्टॉप करना। अच्छा, फिर इसमें सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप बोलेंगे कि भाई तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो सामने वाला तुरंत बोलेगा नहीं हम तो कभी नहीं ऐसा सोचते हैं, वो तो इस समय ऐसा हुआ था इसलिए हमको ऐसा सोचना पड़ा। वो उसको जस्टिफाई कर देगा। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि यदि कोई चीज गलत है तो आप उसको कितना भी जस्टिफाई करिए, गलत तो गलत ही रहेगी। तब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ये व्यक्ति अगर जस्टिफाई कर रहा है लेकिन ये गलत है, और अगर आप उसको वहां रुकने बोलेंगे तो वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आप उसके विरुद्ध हैं। सब लोग का एक्सपीरियंस होगा कि किसी के विरुद्ध आप बोलें तो वो फिर आपसे मिलना बहुत पसंद नहीं करता, आपको अवॉइड करने लगता है, कहीं मिलेगा भी तो स्माइल करके हट गए। तो अगर जनरल लोग हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको उसको ट्रीट करना है तो आप तो हट भी नहीं सकते ना उससे। तब आपको क्या मिल करना पड़ेगा कि पहले उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको उसका एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन इसको हम कुछ इस तरह से भी कर सकते थे। जैसे मान लीजिए मेड ने अचानक 2 दिन की छुट्टी ले ली, तीसरे दिन आए, आके ही हम उस पर बरस पड़े, क्योंकि वो 2 दिन हमारे भी बहुत हैट्रिक के थे। तो अब आप तो जस्टिफाई कर रहे कि आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं भी बोलूंगी बिल्कुल ठीक किया, हम मेड रखते ही इसीलिए हैं कि जब हमको जरूरत हो तो वो हेल्पर हमारे सामने हो। लेकिन यदि वो आई और हम पहले उसकी प्रॉब्लम सुन लेते फिर बरसते, तो क्या ये ज्यादा ठीक नहीं था? उस कंडीशन में क्या करोगे? आप भी एक सेकंड को सोचोगे कि ऐसा किया जा सकता है। तो इस तरह से, जैसे एक मान लीजिए बच्चा है, वो स्कूल गया, स्कूल से आया, अब हमने उससे पूछा स्कूल में क्या हुआ, कैसा हुआ, किसने मारा, किसने पीटा, या किसने शरारत की, सपोज उसको चोट लग गई या किसी टीचर ने मिसलैंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बच्चा शायद ना बताए, क्योंकि उसको भी डर रहता कहीं ना कहीं कि मुझे रोज वहीं जाना है। लेकिन यदि आप उसी बच्चे से पूछो कि बेटा एक बात बताओ, आज आप इतने 6 घंटे स्कूल में रहे, यदि मैं आपको एक चीज की परमिशन देती कि वो 6 घंटे में वो कौन सी चीज थी जो आप बदलना चाहते थे, जो आपको लगता है कि वो बदलनी चाहिए, तो वो देखिए फ्री होके आपको बता देगा। बताएगा कि नहीं? है ना? तो ये जो चॉइस है शब्दों की, इस पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो शब्द ही हैं जो कारण शरीर तक जाते हैं। एक शब्द, दूसरा खाना। खाना कैसे जाता है कि हर खाना जो भी हम खाते हैं उसके भी 3 भाग होते हैं। एक भाग उसका हमारे स्थूल शरीर को लगता है, उसमें जो एनर्जी वाला पार्ट होता है वो किस में जाता है? सूक्ष्म शरीर में। और वो जिस भावना से बनाया गया है वो कहाँ जाता है? कारण शरीर। इस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है मुंगेर में। वहां पर बहुत बड़ा आश्रम है मुंगेर में योग का। तो वहां पर उन्होंने जितने भी साधु थे उनको 2 ग्रुप में बांटा। एक को उसी आश्रम का खाना खाते थे, दूसरे को कहीं बाहर से आता था। और ये एक्सपेरिमेंट करने के पहले उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया कि उनको कैसे सपने आते हैं, कैसे विचार आते हैं। और लगभग 1 महीने तक ये प्रोसेस जारी रहा। 1 महीने बाद जब उनसे फिर से ये टेस्ट लिया गया तो जिनका बाहर से खाना आता था वो अक्सर बोले कि नहीं मुझे बहुत इरिटेशन होने लगा है, बहुत क्रोध आने लगा है, सपनों में बहुत मारकाट और ऐसा दिखने लगा है कि कोई किसी को मार रहा है, परेशान कर रहा है। और जिस चीजों को मैं आसानी से सहन कर लेता था उस पर मुझे इतना क्रोध आने लगा है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ।
और कारण क्या था कि जो दूसरे ग्रुप को खाना, इसको इंटरचेंज करके भी फिर किया एक्सपेरिमेंट। तो कारण सिर्फ क्या था कि जो बाहर से खाना आ रहा था वो जेल से आ रहा था, और वो कैदी बना रहे थे जिन्होंने मर्डर किया, खून किया है किसी न किसी का। तो ये जो भाव वाला पोर्शन होता है ये हमारे कारण शरीर हो जाता है। और इसका एक मैं अक्सर एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग के सामने भी दिया होगा कि जो हम घर में हेल्पर रखते हैं किचन के लिए, कुकिंग के लिए, तो आप देखिए अगर वो पूरी कुकिंग उसकी वाइंड अप हो गई है और उसको मालूम है कि आपका बेटा 2 रोटी खाता है, उसने उसके हिसाब से बना दी है। अब उस दिन बच्चे को ज्यादा भूख लगी थी और उसने अचानक बोला कि मुझे 1 रोटी और चाहिए। अब वो चूंकि पूरा बाइंड अप कर चुकी है, किचन क्लीन कर चुकी है, और उसकी मजबूरी है कि आप उसको पैसा देते हैं और वो पैसा उसकी मजबूरी है, तो वो क्या करेगी, 1 रोटी और बनाएगी, लेकिन उसके साथ उसकी भावनाएं दूषित हो जाएंगी। रोज तो 2 ही खाते हैं, आज जल्दी थी तो 1 और खानी है। अब पूरा किचन समेट लिया है, फिर से पूरा करेंगे, आधा घंटा लग जाएगा। दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां लेट हो जाएगा, तो वो 4 बात सुनाएंगी। ये सारी चैन उसके थॉट प्रोसेस में चलेगी और उसके साथ वो 1 रोटी बना के देगी। और वही अगर आप बना रहे हैं और आपका बच्चा बोलता है कि 1 रोटी और चाहिए, तो आपके क्या थॉट प्रोसेस होंगे, वाह, ये तो रोज 2 ही खाता था, आज 1 और चाहिए, चलो बना देती हूँ फटाफट, तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो दोनों भावनाओं के साथ वो रोटी बनाई गई है, उसका इफेक्ट कहाँ होगा, कारण शरीर पर, जो भी वो रोटी खाएगा। ठीक है। तो ये जो शरीर है, ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब चेतना की अविकसित अवस्था होती है, तो ये जो कारण शरीर होता है वो एक अविद्या से ढका हुआ होता है, और उसका इफेक्ट ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर पर पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे चेतना ऊपर बढ़ती है, वैसे वैसे वो जो अविद्या का आवरण है वो क्षीण होने लगता है, पतला होने लगता है, और वैसे वैसे जो ऊपर सूक्ष्म और स्थूल शरीर है उन पर भी उसकी झलक दिखाई देती है। और इसको अगर कोशिश करें तो इस चेतना के विकास को हम उच्चतम स्थिति तक ले जा सकते हैं। इसमें भक्ति योग, योगियों के साथ बैठना, तपस्वी, फिर जो लोग बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, उन सबका इसमें इन सबका संगति करना इसके परिमार्जन का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब पंचकोश आगे लें, कंटिन्यू करें, ओके। इसके बाद हम आते हैं पंचकोश। ठीक है, पंचकोश पर अभी प्रेजेंट में बहुत अधिक काम चल रहा है, क्योंकि पंचकोश ऐसे हैं जिससे बीमारी से पूरी तरह से किसी भी ह्यूमन बॉडी को मुक्त किया जा सकता है और उसको स्वास्थ्य की कैटेगरी में लाया जा सकता है। अब ये पंचमय कोश, पंचकोश क्या है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और ये पांचों जो कोश हैं ये पूरे स्थूल शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे ऊपर जो कोश होता है ये इस तरह से एक के अंदर एक रहते हैं और पांचों हमारी बॉडी के अंदर ही फिट रहते हैं। अब जब इनका जो क्रम होता है वो कैसे होता है, सबसे ऊपर अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, विज्ञानमय, और सबसे अंदर क्या होगा, आनंदमय। हर बॉडी में इसका क्रम यही रहेगा। अब ये जो कोश है, ये अभी आपको शरीर से जोड़ के हमने बताया था कि जो स्थूल शरीर है वो अन्नमय कोश है, और ये पूरा एनाटॉमिकल है। जितनी भी शरीर की रचना होती है एनाटॉमी में हम जो भी पढ़ते हैं वो सब है। तो मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं कि कंप्लीट बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस में आ गए, स्थूल शरीर में या अन्नमय कोश में। वही जब हम प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश में आते हैं तो ये तीनों किस में आ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर। जब हम प्राणमय कोश में आते हैं तो ये पूरी फिजियोलॉजी है। जितनी भी हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि एक अंग तो बन गया, लेकिन वो कार्य कैसे करेगा, एनर्जी से। विदाउट एनर्जी तो वो फंक्शन करेगा नहीं। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्राणमय कोश से। ये क्रिया शक्ति है। तो प्राणमय कोश में पूरी फिजियोलॉजी आ जाती है और इसमें सारे ऑर्गन की जो फिजियोलॉजी होती है कि वो किस तरह से काम करते हैं वो आ जाता है।
फिर इसके बाद मनोमय कोश, इसमें पूरी साइकोलॉजी आती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पे हमको जो जो करना है तो वो किस में आ जाएगा, मनोमय कोश में। और इसमें क्या आ जाएगा, 5 सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रिय जिसको हम कहते हैं, और मन। तो ऐसे 6 ऑर्गन्स इसमें होते हैं। और जिसके ऊपर पढ़ा था हमने प्राणमय कोश, उसके ऑर्गन क्या क्या होंगे, पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय। फिर हम आते हैं विज्ञानमय कोश में, तो ये ज्ञान शक्ति है। मनोमय इच्छा शक्ति है। तो ये पूरा जितना कॉग्निशंस होता है कि जिसको हम बुद्धि, इंटेलिजेंस कहते हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इसके भी जो ऑर्गन हो जाएंगे वो बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय। और लास्ट जो है वो कॉजल बॉडी में आता है आनंदमय कोश। और ये अनकॉन्शियस पर्सनालिटी है। मतलब आनंदमय कोश, जैसे कि हम नाम से जान रहे हैं कि जहाँ आनंद के अलावा कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ आनंद ही प्रेजेंट है, बाकी सारी चीजों का अभाव। तो इस तरह हम देखें कि अन्नमय कोश है जो सबसे बाहर की बॉडी है, प्राणमय वाइटल जितनी भी एनर्जी लेवल पे काम करेगी, मनोमय माइंड के लेवल पे काम करेगी, मतलब इंटेलिजेंस की शीट है, और विज्ञानमय इंटेलेक्ट शीट है, आनंदमय हम ऐसा कह सकते हैं कि सोल शीट है। अब हम सबसे पहले आते हैं अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश जो है ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों का होगा। क्योंकि मान लीजिए एक चेयर सामने रखी तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम सेंस कर सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये जो अन्नमय कोश है ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों का होगा। और इसकी जो एग्जिस्टेंट स्टेज है ये इवोल्यूशन की होगी, कि वहां से विकास शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चेतना होती है वो सबसे निम्न स्तर पर होती है। अब ये जो पंच कोश होते हैं, तो ये जो मानव शरीर है उसको शरीर और चेतना दो भागों में डिवाइड रहता है। शरीर फिजिकल है, चेतना एनर्जी है। और ये जो दो भाग हैं ये शरीर के पंच तत्वों से मिलके बने हैं। मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि से मिले हैं। और इनके पूरे बैलेंस होने से ही इस शरीर का अस्तित्व रहता है। अब इसका जो दूसरा पक्ष है कॉन्शियस या चेतना, तो ये शरीर से बहुत अधिक पावरफुल है, लेकिन उतनी ही सूक्ष्म है, क्योंकि इस पर कहाँ पर काम होता है, एनर्जी लेवल पर। और जो ह्यूमन सोल है वो 5 शीट से कवर रहती है, और इन्हीं को हम पंचकोश कहते हैं। जो 5 शीट्स हैं उन्हीं को हम पंचकोश कहते हैं। अब अन्नमय कोश, अन्न से तात्पर्य पृथ्वी का रस, मतलब पृथ्वी से जितनी भी चीजें मिलती हैं, पानी, अनाज, फल, सब्जी, घास, इन्हीं सब से इसका पोषण होता है। और इसका निर्माण जो होता है वो स्पर्म और ओवम, इन दोनों से मिलके इसका निर्माण होता है। और अंत में ये जो अन्नमय कोश है ये जब किसी भी ह्यूमन की डेथ होती है तो वापस उसी पृथ्वी में मिल जाता है, और वो जो पंच तत्वों से बना अन्नमय कोश है उसको वापस डेथ के बाद इन्हीं पंच तत्वों के हवाले कर दिया जाता है। अब ये सबसे बाहरी परत होती है, और जितना भी भौतिक शरीर है उन सबको ये पोषण देती है। और इसके बाद ये शरीर पूरा अन्न से बना होता है, और अन्न को ब्रह्मा भी कहा गया है। तो आत्मा तो हर कोश में रहेगी क्योंकि चेतना हर कोश में है, लेकिन फाइनली उसका निवास कहाँ होता है, आनंदमय कोश में। अब पृथ्वी लोक पे जितने भी प्राणी हैं वो अन्न से ही बनते हैं, अन्न से ही उनका पोषण होता है, अन्न से ही उनमें ग्रोथ होती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो इसी पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं, और प्राण उनके इस शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में चले जाते हैं। ये यात्रा लगातार ह्यूमंस के साथ या जितनी भी लाइफ थिंग्स हैं उनके साथ ये एक जर्नी लगातार चलती रहती है। अब साइंस में जो ये अन्नमय कोश है
इसे मैटर कहा जाता है। और जितने भी हार्मोन्स, एंजाइम हैं, ये सब इसके जीवन रस कहे गए हैं। और ये मृत्यु के उपरांत ये जो अन्नमय कोश है ये नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका जो सूक्ष्म भाग होता है अन्नमय कोश का, अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, हर चीज का एक स्थूल भाग होता है, एक सूक्ष्म होता है। वो सूक्ष्म भाग जो है वो नष्ट नहीं होता है। और यही जो सूक्ष्मता है, इस पर जितनी भी चिकित्सा पद्धति है तो वो क्या करती हैं, इसी अन्नमय कोश पर काम करती हैं। और जितनी भी मसल्स, स्किन, बोन, इन सबसे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनका ट्रीटमेंट करती हैं और इस अन्नमय कोश को ठीक कर देती है। लेकिन जब इस अन्नमय कोश के अंदर विकृति होती है, मतलब प्राणमय, मनोमय, तो अन्नमय कोश को ठीक कर पाना मुश्किल है। अब जो भी प्रत्यक्ष किसी भी व्यक्ति का स्थूल शरीर, रूप, रंग, आकृति दिखती, वो सब अन्नमय कोश के कारण होती है। और अन्नमय कोश का तीनों शरीर पर मनुष्य के प्रभाव पड़ता है, सूक्ष्म और कारण। अभी हमने खाने की बात की थी, इसमें शायद वो भी है। तो कोई भी, जैसे अगर अन्न हम लेंगे तो स्थूल शरीर में स्वाद और भार के रूप में उस अनाज का प्रभाव पड़ा। सूक्ष्म शरीर में उसका जो गुण है, उससे जो एनर्जी मिल रही है, उससे प्रभाव पड़ा। और कारण शरीर में उसके जो संस्कार है, जिस भाव से वो बनाया गया है, उसका प्रभाव किस पर करेगा, कारण शरीर पर। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि यदि दूषित अन्न है तो उससे अन्नमय कोश तक भी दूषित हो जाता है। और अन्नमय कोश की शुद्धि कैसे कर सकते हैं? उचित आहार, संयम, चिकित्सा, शल्य क्रिया, व्यायाम, मालिश, उपास, आसन, सत्व शुद्धि, तपश्चर्य, इन सब से अन्नमय कोश को परिमार्जित किया जा सकता है। अब आते हैं प्राणमय कोश पर। प्राणमय कोश मतलब क्या हो गया? अन्नमय कोश के अंदर जो आवरण है वो प्राणमय कोश। और ये प्राणमय कोश, जैसे कि प्राण नाम से ही परिचित है, ये पूरा किस पर बना है? एनर्जी पर। तो ये ऊर्जा, स्फूर्ति, उत्साह का कार्य करेगा। यदि मान लीजिए प्राणमय कोश किसी का वीक है तो वो बहुत लेथार्जिक रहेगा, उसमें बहुत स्फूर्ति नहीं रहेगी, डल डल रहेगा। तो इस तरह से उसका आप समझ सकते हैं कि प्राणमय कोश जो है वो बहुत वीक हो रहा है। और अन्नमय कोश की जो चेतना होगी वैसा ही चेतना प्राणमय कोश की होगी। और प्राण का अर्थ होता है वायु में निहित जीवन तत्व, जिसको हम अगर स्थूल रूप में देखें तो हम उसको ऑक्सीजन से लेते हैं। तो ये पूरी प्राणवायु जो है ये प्राणमय कोश के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये एक वाइटल एनर्जी है। और इस समय प्लांट स्टेज पर ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो रहती है, प्लांट स्टेज से इवोल्यूशन पर। फिर ये मृत और जीवित को अलग करता है, क्योंकि अन्नमय कोश तो यदि कोई मृत व्यक्ति है तो भी उसका अन्नमय कोश है, जब तक कि उसको हमने उसका संस्कार नहीं किया तब तक तो वो कोश हमें दिख रहा है। और लेकिन जो मृत व्यक्ति है उसमें प्राणमय कोश नहीं रहेगा। और योग आयुर्वेद में जो भी 72,000 नाड़ियों का जिक्र आता है वो सारी नाड़ियां जो हैं वो कहाँ पर होती हैं? प्राणमय कोश में। तो ये जो प्राणमय कोश है ये शरीर और मन के बीच का एक ब्रिज है, मतलब अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच का एक ब्रिज जैसा काम करता है। तो अगर अन्नमय कोश पर किसी तरह का कोई इफेक्ट होता है तो वो प्राणमय कोश के माध्यम से कहाँ चला जाएगा? मनोमय कोश में। और अगर मन पर किसी तरह का असर हो रहा है तो वो इस ब्रिज की सहायता से, प्राणमय कोश की सहायता से कहाँ पर आ जाएगा? अन्नमय कोश पर। और जो प्राणमय कोश है इसको प्राणायाम से सबसे अच्छा, बहुत अधिक इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कई लोग जो ऐसे होते हैं ना कि बहुत लेथार्जिक है, ऐसा लगता है कि एनर्जी ही ड्रेन हो गई है, तो उन सबको बजाय आसन बहुत अधिक कराने के उनके प्राणायाम का समय हमें ज्यादा रखना चाहिए। अब इसका हम साइंस वाला भाग देखें तो ये एक विद्युत शक्ति है, एनर्जी है, और ये पूरे संसार में वायु, प्रकाश और ईश्वर की भांति व्याप्त है। अब जो पूरा शरीर है, अन्नमय कोश है, वो कोशिकाओं के जाल से मिलके बना है। ठीक है, सेल्स का पूरा नेटवर्क होता है और जो हर सेल होती है
वो दो पार्ट में होती है। देखिए ये बाजू में सेल दिख रही है, इसमें जो बीच में पिंक रीजन आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, और बाकी जो माइक्रो ऑर्गन्स हैं वो सारे इसके आसपास घूमते हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये पूरे जो ऑर्गन्स आसपास घूमते हुए दिख रहे हैं ये एक लिक्विड में घूम रहे हैं, और इस लिक्विड को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो किसी भी सेल के मेजर दो पार्ट होगा, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म है इसको हम केमिकल ऑफ सेल कह सकते हैं, और जो न्यूक्लियस है उसको हम संस्कार भाग कह सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने, आचार्य श्री राम शर्मा ने डिफाइन किया है। और इसमें आपको एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये किसी भी सेल का पावर हाउस होता है। तो जो एनर्जी हमको मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और एक और चीज आपको बताऊं कि आप हमेशा देखते हैं कि मातृशक्ति बोला जाता है, पितृशक्ति वर्ड सुना है किसी ने? सुना है क्या? तो बताएं, नहीं ना। मातृशक्ति क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, वो भी सेल है ना, वो भी सेल से मिलके बने। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ये केवल फीमेल का ही उस फर्टिलाइज सेल में जाता है, मेल का नहीं जाता। और चूंकि पावर इससे जनरेट होता है तो इसीलिए इसको हम मातृशक्ति ही बोलते हैं। तो ये उस सेल में प्रकाश, ताप, चुंबकत्व, विद्युत, ध्वनि और गति के रूप में ये जो प्राणमय कोश है ये सेल के अंदर विद्यमान रहता है। अब इसे जैव विद्युत मतलब बायो इलेक्ट्रिकल के रूप माना गया है, और ये इलेक्ट्रॉन और ठोस पदार्थों से अलग स्तर है, और इसको ऑरा भी कहा जाता है। तो ये जो कीलियोग्राफी एक कैमरा होता है उसकी सहायता से इसकी फोटो ली जा सकती है। तो ये जो प्राणायाम बंद मुद्रा से इसको परिष्कार किया जा सकता है, और ये चेतना स्फूर्ति आपको मैं बता चुकी हूँ। तो ये जो किर्लियन फोटोग्राफी कैमरा है, इस पर अभी बहुत रिसर्च चल रहा है। और ऐसा बोलते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति को कोई बीमारी आने वाली होती है या डेथ आने वाली होती है तो लगभग 6 महीने से उसके ऑरा में चेंजेस आ जाते हैं। जिस पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बीमारी आने वाली है तो यहाँ का जो ऑरा है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो किर्लियन कैमरा होता है, इससे जब हम फोटो लेते हैं तो वो पूरे उसके चारों ओर के ऑरा भी डिस्प्ले होता है। तो शायद भविष्य में कुछ ऐसा शुरू हो जाए कि कोई भी बीमारी होने के 6 माह पहले ही हमें पता चल जाएगा कि ये एक बीमारी आने वाली है, और बीमारी के आने के पहले ही हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन इसमें वो चीज शामिल नहीं है कि जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मान लीजिए चाकू से हाथ कट जाता है, तो वो चीजें इसमें शामिल नहीं है। तो इस पर अभी बहुत बड़े पैमाने में रिसर्च हो रहे हैं। इवन जब हम मनोमय कोश में काम करते हैं तो ये जो फोटोग्राफ होता है तो इसमें क्या होता है, कलर्स भी रहते हैं। जैसे जो भी एक ह्यूमंस होता है ना उसके चारों ओर ये ऑरा होता है, तो उसकी बहुत सारी चीजें, उसकी डेंसिटी, उसकी कलर, उसके ब्राइटनेस, ये तीन चीजों की स्टडी करते हैं, और उससे उसके नेचर का भी पता कर लेते हैं, या ये पता कर लेते हैं कि उसके कौन से थॉट ऐसे हैं जो बीमारी लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन थॉटों को कैसे रिड ऑफ किया जाए, और उस बीमारी के आने के पहले ही उस बीज को हटा दिया जाता है। तो वो जो एक फोटो निकलता है उसको एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर कितनी डेंसिटी है। अब जैसे कोई बहुत क्रोध वाला है तो उसके ऑरा में रेडिश अलग अधिक आएगा, कोई थोड़ा शांत है तो ब्लू वायलेट अधिक आएगा, जितना अधिक वो उसका कॉन्शियसनेस हाई होगा उतना वाइट या सिल्वर अधिक आएगा। तो ये जो कलर है, डेंसिटी है और ब्राइटनेस, ये तीनों को स्टडी करके पहले ही बता दिया जाता है कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी वे ऑफ थॉट प्रोसेस कैसी है, वे ऑफ थिंकिंग कैसी है।
इसी में प्राणमय कोश में प्राण आते हैं, ठीक है। तो पंच प्रमुख प्राण है और पंच उप प्राण है। तो ऐसे 10 प्राण टोटल होते हैं। अब यहाँ पर हम प्रमुख प्राण देखें तो उसमें है उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान। तो इसमें 3 प्राणों का बिल्कुल ध्यान रखिए। प्राण मतलब क्या, जो हमारे चेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अपान मतलब जो हमारे पेल्विक रीजन से रिलेटेड है, और उन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो कैसा हो गया, समान। और पूरे शरीर में जो फैले हैं वो व्यान और उदान, लेकिन उदान प्राण सिर की तरफ ज्यादा मिलता है। तो ये पंच प्राण हो गए जो ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। अब ये पंच प्राण के फंक्शन हो गए। जो प्राण है उसका क्या काम होता है कि वो हार्ट, माउथ के एरिया में जितना काम करता है, और ये किससे एसोसिएट होता है, ब्रीदिंग से। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये उससे रिलेटेड रहता है। अब जो अपान होता है, इसका फंक्शनल एरिया क्या होता है, नेवल टू वेस्ट, और ये एसोसिएट किससे होता है, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो दोनों चीजें, अगर यूरिन पास आउट करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, या डिलीवरी के समय बेबी को बॉडी से बाहर पुश करते हैं, तीनों काम क्या करता है, अपान प्राण करता है। कि अगर शरीर से बाहर की तरफ कोई चीज को ला रहा है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, अपान प्राण। और अपान प्राण सबसे तेजी के साथ स्ट्रॉन्ग किस आसन में होते हैं, वज्रासन में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जब नेटल योग कराते हैं तो वज्रासन में नहीं बैठाते हैं, और जब 8th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही हम ये अपान प्राण को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके पहले तक हम वो कोई प्रोसेस नहीं करते हैं कि जिससे अपान प्राण स्ट्रॉन्ग। क्लियर हुआ ये। फिर समान, समान का एरिया कहाँ है, हार्ट टू नेवल, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। लिवर, पैनक्रियास, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब से रिलेटेड क्या होगा, समान प्राण। और इन सब के जो फंक्शन है उसको कौन ऑपरेट करेगा, समान प्राण। फिर उदान, इसका गले से सिर तक का एरिया है। कुछ मात्रा में ये पूरे शरीर में भी मिलता है, लेकिन मेन ये एरिया है, और ये क्या करता है, बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है और स्पीच को बना के रखता है। और व्यान प्राण जो है ये पूरे शरीर में फैला रहता है, और इसका काम वो है कि जो चीजें पूरे शरीर में फैली रहती है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कि जो चीजें पूरे शरीर में फैली रहती हैं उनके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यान प्राण होता है। फिर नेक्स्ट ये उप प्राण है, पंच उप प्राण, ठीक है। अब पंच उप प्राण कौन कौन से होते हैं, नाग, कूर्मा, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये उप प्राण होते हैं। तो नाग का काम क्या रहता है, ये गले और मुंह से रिलेटेड होता है, और जैसे सर्दी जुकाम होना, मतलब स्नीजिंग, और सॉरी आज मुझे थोड़ा कफ कोल्ड है, और ब्लेंचिंग से रिलेटेड ये होता है। फिर इसके बाद जैसे हिचकी आती है, वो भी कई बार इसके कारण आती है। फिर कूर्मा जो है वो किससे रिलेटेड होगी, आंखों से। तो आंखों की पलकों का उठना गिरना, आंखों में जो मॉइस्चर मेंटेन होना, वो सब किससे होगा, कूर्मा से। फिर कृकल, ये गले से रिलेटेड होता है, तो जितनी भी प्यास, भूख, या जैसे जम्भाई आती है, तो उन सब से रिलेटेड ये किससे, ये चीजें कौन ऑपरेट करता है, कृकल। देवदत्त, ये ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो जितना भी हम कंसंट्रेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, या जो स्लीप हमारा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, देवदत्त पे। और जो धनंजय है ये पूरी बॉडी में होता है, और ये पूरी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है। और इस प्राण की ये खासियत है कि जब किसी भी ह्यूमन की डेथ होती है तो 9 प्राण निकल जाते हैं, सिर्फ ये धनंजय प्राण बॉडी में रह जाता है, जो कि क्या काम करता है, उस बॉडी को फुलाने का। तो धनंजय प्राण ऐसा प्राण है जो आफ्टर डेथ भी ह्यूमन बॉडी में रहता है। अब ये चक्र के हिसाब से आप देखें
तो सहस्त्रार चक्र पर कौन सा मिल रहा है? व्यान और धनंजय, उदान, विशुद्धि चक्र, ये पांचों चक्र बने हुए हैं। और सबसे नीचे अपान प्राण है, फिर कृकल और समान प्राण है, फिर नाग है, फिर प्राण, ये चेस्ट के यहाँ आ गए, इसके ऊपर देवदत्त, फिर उदान, फिर धनंजय, फिर व्यान। तो आप चाहे तो इसका एक टिक ले लें। तो ये चक्र से किस तरह से कोरिलेट करते हैं पंच प्राण और पंच उपप्राण, ये आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे इसको किस तरह से अपन करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज किसी के चेस्ट रीजन में प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके प्राण को बढ़ाएं। और प्राण को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्राणायाम। अब मान लीजिए किसी के डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो उसके समान प्राण को स्ट्रॉन्ग करें। चलिए अभी मनोमय कोश नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आई थिंक बहुत हो चुका है, क्योंकि ओवरफ्लो तो नहीं हुआ। जी श्वेता जी। मैम जो आपने स्टार्टिंग में वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बताया था, मुझे वो चीज समझ नहीं आई, वो हमसे क्या रिलेट है? बॉडी से? आपकी बॉडी उसी से बनी है। जो सेल है वो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के आसपास होते हैं, वो चीज आप बताना बिल्कुल चाह रहे थे? बिल्कुल। हाँ जी। कोई भी लिविंग नॉन लिविंग जो है वो सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन हाँ, लिविंग। इसमें मैं आपको हाँ। एटम का स्ट्रक्चर डालना भूल गई हूँ, या किसी स्लाइड में होगा, वो आगे पीछे होगा, मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दूंगी एक बार। लेकिन मैम ठीक है। जैसे आपने डबल स्लिट वाली चीज बताई, तो वो चीज मुझे नहीं समझ आया कि वो बॉडी से कैसे है। वो एग्जांपल जैसे आपने एप्पल का भी एक्चुअली दिया। वो क्वांटम फिजिक्स है, तो वो मैंने आप लोग को बता दी, लेकिन वो थोड़ा सा उसको समझने में टाइम लगेगा आपको, हाँ, तभी वो समझ नहीं आया, या तो इसीलिए। क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा हायर सेगमेंट पर है ना? तो कोशिश करूंगी एक बार और रिपीट करने। रितु जी। हाँ मैम, एक तो यही बात थी कि क्वांटम वाला थोड़ा सा ऊपर से निकल गया, वो चीज कम समझ आई। बाकी ये पंचकोश तो हमने किए हुए थे एमए में भी, तो वो समझ आ रहे थे। सिर्फ एक चीज इसमें समझनी थी मैम, आपने बोला कि जैसे अन्न में तो हमारा जो शरीर है वो जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके बाद वो आगे हमारी नॉलेज तो आगे जाती है नेक्स्ट जब हम जन्म लेते हैं। आपने इसमें बोला 5 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, 5 प्राण, माइंड, इंटेलिजेंट, मेमोरी एंड ईगो। हम्म। तो ये सब चीजें कैसे जा सकती है? नॉलेज तो समझ आ गया, नॉलेज आगे सूक्ष्म जा, शरीर के साथ जाता है ना ये सब। ऑर्गन्स कैसे जाएंगे मैम? ज्ञान इंद्रियों का सूक्ष्म रूप जाता है। सभी का हमने बोला है कि स्थूल रूप होता है, एक सूक्ष्म रूप होता है। तो जो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय है, इनका सूक्ष्म रूप जाता है। कई बार आप देखिए कि जैसे सपोज बोलने की स्टाइल, वाणी एक कर्म इंद्रिय है, ठीक है। तो आप देखिए वो उनकी बोलने की स्टाइल बिल्कुल वैसी होगी कि जो उनकी माँ की या उनके घर में किसी की होगी, है ना, क्योंकि उनका डीएनए, वो जेनेटिक उसको आगे फॉरवर्ड करता है। या कई बार मान लीजिए जैसे होता ना कि एक एग्जाम्पल लेके, किसी के कान में थोड़ा सा यहाँ एक इम्प्रेशन है, तो मालूम पड़ा कि उनके बच्चों में भी वो है। तो ये डीएनए के थ्रू आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि डीएनए पूरे इन सब चीजों का आगे ले जाने वाला मैसेंजर है। मैम वो चीज समझ आ गई, जैसे डीएनए भी जो मदर है उसके बच्चों में उसके डीएनए जाएंगे, उसमें आगे उसके बच्चों को जाएंगे, लेकिन वो मरने के बाद तो डीएनए वो तो खत्म हो गए ना वहां पर फिर। डीएनए नहीं होता एक्चुअली खत्म। डीएनए का भी सूक्ष्म, जो सूक्ष्म शरीर है वो तो जा ही रहा है ना आपके साथ। तो सूक्ष्म शरीर के साथ जितनी भी चीजें सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में है, वो भी जाएंगी। तो जब कभी भी डीएनए तो किसका आएगा? मदर का या फादर का, या फिर उनके मान लीजिए जो मदर के साइड के उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ऐसे किसी का आएगा। लेकिन कुछ उसका अपना ओरिजिनल भी होता है, वो भी डीएनए में आता है।
तो मैम नेक्स्ट जैसे होता है, अलग अलग जनरेशन में गए तो उसमें वो डीएनए वापस जाता रहेगा हाँ, और नए एक्चुअली भी बनते रहेंगे, वो भी जाता जो रहेगा। डीएनए को हम क्या बोलते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति का पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों का रिकॉर्ड होता है, डाटा होता है उसमें। ठीक है, तो ये डीएनए तो उसका अपना है, लेकिन वो मदर डीएनए और फादर डीएनए से कुछ कोडिंग ले रहा है। ठीक है, और कुछ कोडिंग जो उसके सूक्ष्म शरीर के साथ आ रही है, डीएनए के प्रोटीन्स के साथ, ठीक है मैम, क्लियर। उनको कुछ लेता है। थैंक यू मैम। एक्चुअली इस पर अभी बहुत काम चल रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं ये जो शास्त्रों में और साइंस एक जगह पे धीरे धीरे आता जा रहा है, तो थोड़ी से और एफर्ट्स करने की जरूरत है। जी मैम, नॉलेज तो समझ आता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी नॉलेज लेकर आते हैं किसी भी चीज में, तो वो किसी का डांस में होता है, किसी का म्यूजिक में होता है, तो कई बार आपने ये भी सुना होगा, कई केस ऐसे भी पढ़े होंगे कि किसी व्यक्ति को यदि पास्ट लाइफ में कोई स्पॉट था या कुछ था, तो वो दूसरी लाइफ में भी हुआ। जो ये ऐसे पूर्व जन्म वगैरह के जो होते हैं, तो उसमें, या जैसे कई बार होता है, जैसे कुछ केसेस ऐसे जो हिप्नोटाइज वगैरह के होते हैं, तो उसमें आप देखिए कि मालूम पड़ा कि उसको पेट में बहुत दर्द होता है, सारे टेस्ट करा लिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब हेल्दी है, लेकिन जब उसको हिप्नोटाइज करके उसके पास टाइप में ले गए, तो मालूम पड़ा कि वहां पर उसको चाकू से या कुछ मार के, शार्प ऑब्जेक्ट से मारकर उसका मर्डर किया गया था। तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पे आज भी उसको दर्द होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो साइंस से अभी थोड़ी सी परे हैं, लेकिन हम उनको ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं ही है। तो वो तो डीएनए के ही थ्रू आया ना, वो एक्सपीरियंसेस। हाँ मैम, वो क्लियर होता है जब हम बोलते हैं कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, कि वो चीज वो बिल्कुल। पहले से ही उसके तो अंदर कुछ है। ऐसे फिजिकल बॉडी पर भी कुछ मार्क्स कई बार गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो कि वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, है ना। तो डीएनए तो उस बच्चे का अपना रहता है, उस पे जो कोडिंग होती है वो कुछ मदर से, कुछ फादर से, और कुछ उसके अपने। अगर मदर फादर का बस हो, तो फिर तो ये जो कार्मिक अकाउंट है, ये तो पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो जो अपने पास्ट में जो कर्म करता है, वो भी तो उसी डीएनए के साथ आते हैं ना उसके पास। दीप्ति जी। मुझे पूछना था कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि ज्ञान या नॉलेज जैसे साथ में जाती है, तो ज्ञान साथ में जा रहा है या ज्ञान का संस्कार हमारे साथ जा रहा है? एक्चुअली वो नॉलेज आपके साथ जाता है जिसको आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जिस नॉलेज को आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वो यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए, एक जनरल एग्जांपल लें कि आप एक साल कहीं नदी वाले हिस्से में रहे, आपका वहां पे जॉब था, और आपने ढेर सारी बुक पढ़ ली कि कैसे स्विमिंग की जाती है, कैसे कौन कौन से स्ट्रोक्स होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, किस तरह से करना चाहिए, ढेर सारी बुक पढ़ ली। आपके पास नॉलेज तो बहुत हो गया ना। अब आपका कहीं ट्रांसफर हुआ और वहां स्विमिंग पूल था। अब मैं आपको बोलूं स्विमिंग पूल में आप स्विम करके बताइए, तो क्या वो आपके साथ गया? तो जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होता है, तब तक वो साथ नहीं जाता। तो जो हाँ, भी आप, जो इंफॉर्मेशन आपके साथ नहीं जाएंगे, है ना। अगर बहुत सारी चीजों का आपने नॉलेज लिया और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब वो जस्ट इंफॉर्मेशन है। लेकिन नॉलेज का मतलब ही होता है कि जिसको आप खुद में भी एग्जीक्यूट करें, तो वही पार्ट है। हाँ, मतलब वो संस्कार वाला पार्टी एक तरीके से आ गया ना। उसको आप संस्कार भी कह सकते ठीक है। हैं। निधि जी। मैम, ये स्थूल सूक्ष्म में स्थूल स्थूल वॉइस क्लियर नहीं आ रही है निधि जी। जो स्थूल शरीर आपने बताया था ना, इसमें स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, तो अगर हम इसको अष्टांग योग से रिलेट करते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं कि स्थूल शरीर आहार से सही हो रहा है, आहार और आसन से, और सूक्ष्म प्राणायाम प्रत्याहार धारणा से, और कारण शरीर ज्ञान से?
बिल्कुल बोल सकते हैं। इसके जो परिमार्जन या इसको हायर करने के लिए यही उपाय। और मैम जो फ्री शरीर को आपने फोटो वाइज बताया तो उसमें बड़ा छोटा इस तरह से शरीर हुआ, तो रियलिटी भी यही है कि सभी सेम होते हैं? नहीं, एक्चुअली पूरे शरीर में ही फैला रहता है, लेकिन अगर फिगर में हम उसी फिगर का बना दे तो वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन ये पूरे जैसे सूक्ष्म शरीर का जो भी शेप और साइज है स्थूल शरीर का, वैसा ही पूरे शरीर में सूक्ष्म शरीर फैला रहेगा और वैसा ही कारण से, क्योंकि ये जो शरीर होते हैं ये हर एक सेल में होते हैं। जो सेल से मिलके बॉडी बनी ना, ये हर एक सेल में ये होते हैं, तो ये रहते कंप्लीट बॉडी में। लेकिन पिक्चर में इसलिए इसको थोड़ा वो बताते हैं कि जिससे समझ में आ सके कि इसके अंदर ये। और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? मैम मुझे ये चीज पूछनी थी कि जैसे इतने सारे ये आपने कराए, अपान प्राण उड़ान, ये हमें कहाँ यूज आएंगे, कैसे, मतलब किस वे से बताया आपने, मुझे ये चीज नहीं समझ आई। देखिए, मैं तो टूल्स आपके हाथ में दे रही हूँ, ठीक है ना। अब ये आपको 2+2 4 होता है, ये आपको करना है। भाई यदि कोई नेटल का आपके पास आया 9th मंथ में, तो आप उसको वो आसन कराएं, वो मुद्राएं कराएं जिससे प्राण, अपान प्राण जो है वो स्ट्रांग हो। कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई ऐसा व्यक्ति आया कि जिसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, तो वो कौन सा व्यक्ति आ रहा है और उसकी जो प्रॉब्लम है वो किस प्राण से रिलेटेड है, नॉलेज होगी। जैसे मैम मुझे ऐसा लगता है या तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, उस वर्ड्स को यूज करेंगे, तब हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी तो मेरे को ये ऐसा थ्योरी टाइप लग रही है, समझ से मतलब ऊपर से जा रहा है, ऐसा फील आ रहा है अभी। एक्चुअली सिंपली बात यह है कि यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर टेस्ट कराता है और उसको ये नहीं मालूम कि टेस्ट में अगर ये रिजल्ट आए हैं तो मुझे कौन सी टैबलेट देना, तो वो आपका ट्रीटमेंट कभी नहीं कर सकता। ऐसे ही यदि आपके पास आया, आपने ये डायग्नोसिस कर लिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, आपके पास टूल्स भी है, लेकिन कौन से टूल्स यूज करना वो नहीं मालूम, है ना, तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये टूल्स देना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो आप कैसे ट्रीट करेंगे। हाँ, ये है कि कोई चीज भी धीरे धीरे करते करते आपको फिर धीरे धीरे बाय हार्ट होती जाएगी। हाँ, वही जब हम रूटीन में स्टार्टिंग यूज में करें। थोड़ा सुपरफिशियल हम दें, बहुत ऐसे क्रिटिकल केस ना लें, जनरल वाले लें, फिर धीरे धीरे स्टडी करते जाएं और उनको और डेप्थ में समझते जाएं। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है। जी ऋतु जी। मैम किसी ने मेरे से पूछा था कि उनको ना इंसोम्निया की प्रॉब्लम है और अब टैबलेट खाने से भी उनको नींद नहीं आती और फेस पे भी उनके आईज के नीचे स्वेलिंग आ गई है, तो वो मैम हम मेडिटेशन और प्राणायाम से ही ठीक कर सकते हैं या कुछ और भी? बिल्कुल, इसमें मुद्राओं का भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जो ये हमारी ध्यान मुद्रा होती है, ये इसको स्लीपिंग पिल्स कहा जाता है योग के भाषा में। तो अगर ये मुद्रा हम लगाते हैं तो ये इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सोते समय ये मुद्रा लगा लें और इस बात का टेंशन ना लें कि ये कब खुल जाएगी, क्योंकि नींद लगेगी तो खुल जाएगी। तो अब वो डिपेंड करता है कि उनका इंसोम्निया कितना क्रोनिक है, क्या है। अदरवाइज ये बहुत कितने दिन में इफेक्ट करता है ये अपन बिना उसकी हिस्ट्री देखे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है। मैम वैसे मतलब टेंशन से या और क्या वजह हो सकती है इंसोम्निया की? मोस्टली जो होती है, ये सबसे बड़ी वजह होती है कि सोते समय कोई ऐसी चीजों को याद करना जो आपके ब्रेन में स्ट्रेस क्रिएट करना। तो जब स्ट्रेस क्रिएट होता है तो वो हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं जो बैड हार्मोन्स कहलाते हैं, तो वो उसके कारण नींद नहीं आती। और जब लगातार ये प्रोसेस चलती जाती है तो बॉडी वो हैबिट बना लेती है। उसमें मैम कौन से वैसे आसन भी, हम कौन से ऐसे उनको बताएं कि आप ये करो थोड़ा सा? उनके देखिए सबसे अच्छा उनको एक तो ये मुद्रा
दूसरे उनको योग निद्रा कराएं, शवासन योग निद्रा। जितना उनका माइंड रिलैक्स होगा उतना उनको नींद जल्दी आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब आप ऐसे किसी व्यक्ति को ये कराएंगे तो वो आपके इंस्ट्रक्शन को ही मानने तैयार नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों का कॉन्शियस माइंड जो है वो हाइपर एक्टिव होता है। तो अभी आपने कुछ भी बोला कि ये विजुअलाइज करें तो उनका कॉन्शियस माइंड तुरंत आर्ग्यू करने लगेगा, अरे क्यों करना, होता है क्या, कुछ नहीं होता है इससे। तो शुरुआत में कुछ मंत्र चैंटिंग के साथ कराएं, जब थोड़ा वो कूल डाउन हो जाए, या जैसे हमने साइक्लिक मेडिटेशन किया था उस टाइप का कुछ कराएं कि जिससे उनके माइंड को आप एंगेज रख सकें। जब उनको लगेगा ना कि हाँ कुछ एक्टिविटी हो रही, तो वो सेटिस्फाई रहेगा कि हाँ ठीक है कुछ तो भी एक्टिविटी हो रही है, मतलब असर होगा। और जब एक समय के बाद उनका ये जो कॉन्शियस माइंड है ये सुपर एक्टिवेट से थोड़ा कम हो जाता है, तब फिर आप उस पे मैम वैसे वो खुद भी डॉक्टर हैं और उनके हस्बैंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं अपोलो में, और उन्होंने मुझे, हमारी किट्टी में है, उन्होंने मुझे वैसे ही बोला कि मुझे मेडिसिन खाने के बाद भी नींद नहीं आती। उनको आप मंत्र चैंटिंग करने बोले इस मुद्रा में लगा के शुरुआत में, फिर कुछ समय बाद शवासन और योग निद्रा वगैरह में ले जा सकते हैं। और जिनको नींद नहीं आती ना तो उनको योग निद्रा एक बहुत अच्छा टूल होता है। योग निद्रा में आप जो एक बहुत साउंड स्लीप हम बोलते हैं 4 घंटे की, वो अगर आप 1 घंटे की योग निद्रा करते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं। तो उन लोगों के लिए योग निद्रा एक बहुत अच्छा टूल है। चलिए, आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं।